हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, एनसीईआरटी सीरीज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 के अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 6 से लगाकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है कि 4 बिंदु आवेश QA इस तरह से है, ये 2 माइक्रोकूलाम, QB -5 माइक्रोकूलाम, QC 2 माइक्रोकूलाम तथा QD -5 माइक्रोकूलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। ठीक, हमें सबसे पहले तो वर्ग ले लेना है, तो वर्ग ले लेते हैं हम लोग। ये एक वर्ग है, ठीक, ये एक वर्ग है। इस वर्ग के 4 कोनों पर ABCD पर A पर जो आवेश रखा है वो है 2 माइक्रोकूलाम, B पर जो आवेश रखा है वो -5 माइक्रोकूलाम, C पर जो आवेश रखा है वो 2 माइक्रोकूलाम और D पर जो आवेश रखा है वो है -5 माइक्रोकूलाम। ठीक, तो यहां आपने रख दिया है 2 माइक्रोकूलाम और इस पर आपने रखा -5 माइक्रोकूलाम और इस वाले पर आपका जो C वाले पर रखा हुआ है वो है 2 माइक्रोकूलाम और D वाले पर आपने रखा है -5 माइक्रोकूलाम। फिर क्या कहा, इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, 10 सेंटीमीटर की हैं प्रत्येक भुजा, और वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। इसके यहां सेंटर पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश और उस पर लगने वाला बल हमें चाहिए। तो मैं पहले इसके डायगोनल बना देता हूं, थोड़ा सा इस तरह से, ये डायगोनल हो गया। ठीक, अब यहां कितना आवेश रखा है, तो 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। इसे अपन दे देते हैं बेटा बिंदु O। यहां तक का समझ में आया। आपको प्रश्न में दिए 4 आवेश दिए हैं ABCD, हमने ले लिए। सारे आवेश दे रखे 2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम। ठीक, पहले तो इसको हम डायरेक्टली ओरली हल कर लेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है बल के बारे में। हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। और बल कैसे निकालते हैं, तो बल कूलाम के नियम से निकालते हैं। कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R वर्ग से हम निकाल लेंगे। ठीक, पर बल में सबसे महत्वपूर्ण होती है दिशा। तो सबसे पहले हम दिशा का काम करते हैं। यहां 1 माइक्रोकूलाम का ये धनावेश है और यहां ये 2 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। इस 2 माइक्रोकूलाम के धनावेश की वजह से इस 1 माइक्रोकूलाम के धनावेश पर बल किधर लगेगा, तो आपको इसको निकालने का एक मैं सीधा सीधा तरीका बताता हूं। भाई ये आवेश है, इसके कारण लगेगा, तो जिसके कारण बल लगता है उस पर बैठ जाओ। अब इसके कारण लग रहा है ना, इसके कारण इस पर बल लगाना है अपने को, इस पर निकालना है बल अपने को 1 माइक्रोकूलाम पर। तो जिसके कारण लग रहा है उस पर बैठ जाओ और वहां से बैठकर ये देखो कि भाई दोनों धन है। हमने ये पढ़ा है कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो बच्चे यहां बैठ गए अपन और अब यहां से बैठकर हमने लगाया इसको धक्का, क्योंकि दुश्मनी है ना, प्रतिकर्षण है। तो ये धक्का किधर लगाएगा, इसको निश्चित तौर पर इधर धक्का लगाएगा। यानी कि A की वजह से इस O पर जो बल लगा FA, उसकी दिशा AO की तरफ है। ठीक, ये वाली कहानी। फिर बात करें इस वाले की, अब इसकी वजह से इस पे लगेगा, तो ये किधर धक्का लगाएगा इसको, तो निश्चित तौर पर इधर धक्का लगाएगा। ये हो जाएगा आपका FC। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, फिर इधर है धन और यहां है ऋण। अब मैंने क्या कहा अभी आपसे कि भाई जो कारण है, जिसके कारण बल लग रहा है, आप उस पर बैठ जाओ। अब इस पर आप बैठ कर देखो, अब ये जो B वाला है इस A वाले को अपनी तरफ बुलाएगा, ये A वाले को अपनी तरफ खींचेगा। मान लो सामने वाला भैया आप जो नेगेटिव वाला है वो उसको पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींचता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचता है। हमने पढ़ा है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, तो विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक, इसी टाइप से अब जब D पर बैठ गए आप, तो D पर माइनस है,
अब डी क्या चाहेगा भाई, ये 1 माइक्रोकुलाम को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये बुला ले भैया। ठीक, यानी कि यहां जो बल लगा वो एफ बी और ये हो गया आपका एफ डी। अब सामान्य सी बात, आप सबकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी होगी, इतना तो आप जानते हैं कि भाई ये जो डायगोनल है ना, अब डायगोनल के हम दो भाग करें तो यहां पर आप देखेंगे कि एओ वाला भाग ओसी वाले भाग के, ओडी वाले भाग के और ओबी वाला भाग, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओए ओबी ओसी ओडी सब बराबर, ये टुकड़े आधे आधे कर लिए, तो ये दूरियां सबकी बराबर है, दूरियां सब में बराबर है। अगर मैं यहां देखूं पहले आवेश ए और इसके बीच में, तो यहां भी आवेश 2 माइक्रोकुलाम है और यहां भी 2 माइक्रोकुलाम है, तो 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच में जो बल होगा वही 2 माइक्रोकुलाम और इस 1 माइक्रोकुलाम के बीच में होगा, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है, तो बल लगेगा समान, पर कैसे लगेगा, विपरीत दिशा में। तो देखो ये बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार से यहां पर भी यही होने वाला है, परिमाण समान है, बराबर विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ नेट बल तो आपका 0 आने वाला है। डायरेक्ट किसी को उत्तर हल करना है तो उसका उत्तर तो आ गया, पर सर हमें तो हल करना है, हमें तो एक एक चीज सॉल्व करके देखा निकालनी है, तो निकाल लेते हैं, वो भी सिखा देते हैं आपको एक एक चीज हल करके निकालने। सबसे पहले तो हम इसकी जो दूरियां हैं उन पर चर्चा कर लें। तो ये जो दूरी है आपकी एसी, तो पहले वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, तो प्यारे विद्यार्थियों वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 भुजा √2 होता है। भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो 10√2 सेंटीमीटर। ठीक, आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, थोड़ा देखें, तो अब आप इसको कई में बदल लें, मीटर में बदल लें, तो 10 की घात -2, तो 10 की घात -2 मीटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -1√2। अब ये तो हमारा विकर्ण है, विकर्ण है मतलब कि ये जो भुजा है आपकी एसी है या फिर बीडी है, दोनों ही बराबर होगी। तो वर्ग का विकर्ण वास्तव में एसी बराबर बीडी, ये एसी बीडी है, पर हमें तो एसी बीडी तो नहीं चाहिए ना, हमको तो क्या चाहिए, हमको ओए चाहिए, हमें ओबी चाहिए, हमें ओसी चाहिए, हमें ओडी चाहिए, क्योंकि ये चारों ही बराबर होते हैं। अब इनके बीच की जो आधी आधी दूरी करें, अगर इस विकर्ण का आधा कर देंगे तो ये वाली दूरी एओ वाली, ओसी वाली, ओबी वाली, ओडी वाली निकल आएगी, तो कर दो भैया। तो 10 - 1√2/2, 2 से कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1/√2, ये आपका मीटर में। ठीक, वैसे अगर इसको आप अभी यहाँ कन्वर्ट नहीं भी करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर क्यों हम तरीकों को तोड़ के चले, है ना, उसमें समस्या नहीं आती है आंसर में। दूसरी कहानी, इतना मामला हमारा सेट हो गया। अब जो हमें आवेश दिए गए हैं, पहला आवेश आपको दिया गया है 2 माइक्रोकुलाम का, तो माइक्रो में हो गया 2 × 10 की घात -6 कुलाम। फिर दूसरा आवेश आपको जो क्यूबी पे दिया गया है वो दिया गया है आपको -5 माइक्रोकुलाम, तो 5 × 10 की पावर -6 कुलाम। इसी टाइप से तीसरा जो है फिर 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 माइक्रोकुलाम, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁻6 कुलाम, माइक्रो में 10 की पावर -6। फिर क्यूडी आपका -5 माइक्रोकुलाम, तो बेटा हो गया ये -5 × 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप, हमने पूरा मसाला इकट्ठा कर लिया। आपने, मैंने कहा ना कि आंसर मैंने आपको निकाल के बता दिया, पर एक एक चीज करके देख रहे हैं। अब आपको किसके लिए, पहले अपन भाई ये जो वाला है इस 2 माइक्रोकुलाम के कारण देखें, है ना, तो 2 माइक्रोकुलाम के कारण है ना, बिंदु O पर लगने वाला बल, ठीक है, तो इसको अपन दे देते हैं बेटा FA, क्योंकि A के कारण लग रहा है। सूत्र हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r वर्ग हमने पढ़ा हुआ है।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और जो Q1 है, Q1 है जो आपका, यानी QA जो है वो है 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 गुणा 10 की घात -6। और जो केंद्र पर 1 माइक्रोकुलाम रखा है, तो 1 माइक्रोम मतलब 10 की घात -6। आर जो अभी हमने निकाला ये वाला 10 की घात -1/√2, 10 की घात -1 अपॉन √2 का वर्ग। तो अब ये हो गया 9 गुणा 10 की घात 9, 2 गुणा 10 की घात हो गया -12, 10 की घात ये हो जाएगा -2 और वर्ग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब भिन्न के बटाम भिन्न, तो भिन्न ऊपर चली जाएगी, तो ये हो गया आपका 9 गुणित ये 2 गुणित और ये 2 और आ गया। यहाँ हो गई 10 की घात कितनी 9 -12 और ये 2 और ऊपर आ गई +2। अब कितना हो गया है 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 गुणित 10 की घात, अब कितनी हो जाएगी भाई 9 2 11, 11 -12, 0.1 हो जाएगा। 10 की घात -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 न्यूटन। ये आ गया FA। कितनी आसानी से आपने ये चीज निकाल ली। अब अगर FA निकाल लिया आपने ये वाला, तो इसकी दिशा आपको जरूर यहां पता है कि इसकी जो दिशा है वो AO के अनुदिश, AO के अनुदिश। फिर आप क्या करो कि जो सी वाली है ये भी निकाल लो। तो जब सी वाला निकालोगे तो यही आएगा, परिमाण सेम है, यहाँ भी 1 माइक्रोकुलाम है, यहाँ भी 1 माइक्रोकुलाम है, दूरी सेम है, तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं कर लें भाई, हम इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार एफ बी बराबर कितना आया 3.6 और गुणा 10 की 3.6 न्यूटन, है ना। अब ये किधर लगेगा, तो ये उल्टी दिशा में लगेगा भैया। उल्टी दिशा कैसे, ये लग रहा है आपका सी से ओ की तरफ, तो सी ओ दिशा में। ये हो गया काम, ठीक। अब ये वाला तो हो गया क्लियर। अब फिर वापस लौट आओ, अब बी वाला निकाल लेते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं, है ना। तो बी पर बल निकाल लेते हैं अब, है ना। तो आवेश -5 माइक्रोकुलाम के कारण, है ना, 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल। तो एफ सी बराबर वही 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 वाला हो गया 5 गुणा 10 की घात -6, Q2 हो गया 10 की घात -6, ये आ रहा है 10 की घात -1/√2 का वर्ग। अब क्या होगा, तो 9 गुणा 5 गुणा, अब ये हो गया देखो 10 की घात 9 गुणित ये हो जाएगा आपका 10 की घात -12 बटे में, इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2 बटे में 2। अब भिन्न के बटा में भिन्न, इसको उल्टा कर लो, तो 9 गुणा 2 ऊपर, तो 2 गुणा 5, अब 10 की घात 9 -12 और ये 2 ऊपर आकर क्या हो गया +2, तो 10 की घात कितना हो गया ये 11 -12 यानी कि 10 की घात -1, तो 9 गुणित 10 की घात यहाँ 5 दूनी 10 और ये 10 की घात -1, तो 10 की घात 0 यानी कि 1 बच गया। तो कितना आया 9 न्यूटन, तो एफ सी आया 9 न्यूटन। अब इसकी दिशा किधर है, तो एफ सी की दिशा देखें तो ओ से सॉरी एफ बी की दिशा, तो ओ से बी की तरफ, है ना। एफ अपन ने क्या निकाला अभी, एफ बी निकाल एक से। यहाँ आपने थोड़ी सी गलती अपन ने कर दी कि एफ सी पहले अपन ने ए निकाला और सी निकाला, इसी प्रकार वाला जो है ये एफ सी कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर एफ सी, और अब अपन एफ सी ना निकालते हुए एफ बी निकाल रहे हैं।
तो देखो कि यहाँ जो ए और ओ के बीच का जो बल का परिमाण है उतना ही परिमाण आप ये ना देखेंगे तो यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम, तो दोनों के बीच में जो बल का परिमाण है वो समान आएगा, यानी एफसी पर भी वही आएगा। तो इसी प्रकार एफ सी बराबर भी आप लिखेंगे 3.6 न्यूटन। और ये जो 3.6 न्यूटन, अब इसकी जो दिशा है वो किधर होगी, तो वो ओ से सी की तरफ होगी, यानी ओ सी दिशा में। ये वाला मामला तो क्लियर हो गया। अब जो हमारे पास अगला आवेश ये वाला है -5 माइक्रोकूलम और इस 1 माइक्रोकूलम के बीच में जो बल लग रहा है वो निकाल लेते हैं। तो भैया हम लिखेंगे कि -5 माइक्रोकूलम है ना के कारण 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल। अपन कौन से पे पहले बिंदु बी पर रख रहे हैं। आप यहां भी लिख सकते हैं कि बिंदु बी पर रखे -5 माइक्रोकूलम, है ना। तो एफ बी आप लिखेंगे कि 1/4 स्पाइलर नोट का मान तो हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 का मान है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 × 10⁻⁻, और Q2 का मान हो गया 10⁻⁻6। R है हमारा 10⁻⁻1/√2 का वर्ग। ठीक, अब वर्ग करना है तो 9 गुणित ये हो गया 5 गुणित, अब 10⁻1 एक साथ लिख लो, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6। अब बटे में वर्ग करेंगे तो 10⁻2 बटे में 2। अब भिन्न के बटा में भिन्न, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई सब। तो 9 गुणा 5 गुणा 2 गुणित 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6 और 10⁻2 और आ गया ऊपर। अब इन सबको आप देखो, 5 दूनी 10, यानी 10⁻1 तो ये हो गया, धन 9 ऋण 6 धन 2। अब 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 - 12 10⁻0 मतलब 1, कितना आ गया 9 न्यूटन। अब ये 9 न्यूटन किधर लग रहा है, तो ये 9 न्यूटन लग रहा है ओ से बी की दिशा में, तो ओ बी दिशा। इसी प्रकार से जब हम इसी प्रकार निकालें, यानी एफ डी पर निकालेंगे, तो एफ डी पर जब आप निकालोगे तो ये का ये 9 न्यूटन आएगा, पर उसकी दिशा बदल जाएगी, और दिशा किधर आ जाएगी, ओ से डी की तरफ आ जाएगी, ओ डी दिशा में। अब मेरे बच्चों, कुल बल अगर अपन निकालें तो आपको चारों को प्लस करना है, एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी। भाई जब आप प्लस कर रहे हैं तो दोनों में क्या करेंगे कि जो एफ ए की दिशा एफ सी के विपरीत है, तो एक में से किसी को भी माइनस करना पड़ेगा। तो एफ ए का मान भी 3.6 है, एफ सी का मान भी 3.6 है, पर इसको माइनस कर दिया, और एफ बी का मान 9 न्यूटन है, ये दोनों की दिशा विपरीत है, तो इसको भी माइनस कर दिया। तो कुल बल आपके पास आना है 0। भाई अब आपने इतनी बड़ी पंचायती करवा ली मेरे से, ठीक है, मेरी इच्छा नहीं थी, आपका तो उत्तर यही मिल गया ना भैया, तो डायरेक्ट कर लो, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, यहाँ परिमाण समान है और दिशाएं विपरीत हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका 4 बलों के बीच में बल। अब एक और प्रश्न है कि भैया स्थिर विद्युत जो क्षेत्र रेखा है एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा, ये क्षेत्र हो गया, क्षेत्र करें इसको, है ना, क्षेत्र रेखा, क्षेत्र, है ना। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों भाई, अपन बहुत सामान्य सी बात करें, मान लो टूट गई, सतत ये है और ये टूट गई, ठीक। अब कोई रेखा टूट गई है, अब रेखा टूट गई है, तो जहां रेखा नहीं है इसका मतलब वहां आपका विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जहां क्षेत्र रेखा होती है, जो जैसे क्षेत्र रेखा हमारे धनावेश से प्रारंभ हुई और ऋणावेश पर समाप्त होती है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और इनके ऊपर जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, क्षेत्र रेखाओं के ऊपर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है।
जब ये हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर विद्युत क्षेत्र टूट गया, विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, टूट गया, मतलब रेखा टूट गई, तो यहां तो कोई विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है भाई, विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कभी भी ऐसा नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है कभी भी ऐसे एकाएक नहीं टूटती है, क्योंकि अगर टूट जाती है तो वहां विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं कि स्थिर क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कभी भी एकाएक नहीं टूटती हैं, और यदि वो टूट जाती है तो वहां विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसलिए क्षेत्र रेखाएं कभी भी एकाएक अचानक से एकाएक नहीं टूट सकती हैं। तो कारण समझ में आया, अगर टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहां विद्युत क्षेत्र रहेगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा ऐसा मामला, ठीक है भाई। जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं, है ना, वो क्या बताती है, धनावेश के, एकांक धनावेश के चलने की पथ को दर्शाती है, वास्तव में धनावेश के चलने के पथ को दर्शाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आवेश कभी जंप नहीं मारता है भैया, यहां से अचानक कूद के वो यहां नहीं आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई दो जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो सतत वक्र होती हैं, क्यों होती हैं, तो आपको ये बताइएगा कि भाई सतत रेखाएं अचानक नहीं टूट सकती हैं, और यदि टूट जाती है तो उनके जो जहां से वो टूटती है वहां विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वहां आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। दूसरा प्रश्न था कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों। मान लो कर गई, हम तो कह रहे कि कर गई, अब दो क्षेत्र रेखाएं कर गई, अगर प्रतिच्छेद कर जाती तो यहां आप दो स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। क्षेत्र कितना है, एक है। एक विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो यह असंभव है। तो एक प्रश्न बहुत फेमस है और आता भी है कि भाई दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों। तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव हैं। ये लिख दीजिएगा, ये आ सकता है भैया, एमपी बोर्ड वालों के लिए तो आ ही सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम, QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना है। प्रश्न एक ही बात करते हैं, B पर बाद में आएंगे। हमारे पास दो आवेश हैं बच्चों, एक आपके पास है 3 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है -3 माइक्रोकुलाम का, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक। एक ये A बिंदु पर रखा हुआ है, ये एक B बिंदु पर, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती। अब दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं पर, यहां बीचों बीच इस मध्य बिंदु पर का नाम दिया O, इस मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र आपको चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, निकाल लेते हैं। पहले तो ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको 10-10 करेंगे। पहले जो आपके पास दूरी है ना, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी आपका AB कितना है, 20 सेंटीमीटर। अगर इस 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलें तो आप क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 10⁻² मीटर, ठीक। अब अगर आप इसको आधे आधे करें तो OA और OB, क्योंकि हमें निकालना है O पर, तो 10 × 10⁻² हो जाएंगे, 10-10 करेंगे तो कितना आ गया, ये 10⁻⁻1 आ गया। ये आप इसको 0.1 मीटर लिख सकते, बहुत सरल शब्दों में, इतना तो हो गया, ठीक सर। यानी ये दूरी हमारे पास है और ये भी है। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, विद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो उसके लिए ये सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है E बराबर 1/4πε0 Q/r², एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हमारे पास आवेश Q उपलब्ध हैं और दूरी भी है, और 1/4πε0 का मान तो हमने रट लिया है, 9 × 10⁻⁹, ठीक।
अगर आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं E बराबर के क्यू वन क्यू बाई आर स्क्वायर और फार्मूला में वैल्यू रख देते हैं 9 गुणा 10 की घात 9। पर हम तो बोर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना। तो अब पहले इस बिंदु ए के कारण बिंदु ओ पर विद्युत शक्ति देखेंगे। तो ए के कारण ओ पर देखेंगे तो ये कौन सा है, ये धन है। और हमने ये ध्यान रखना है और हमने ये पढ़ा हुआ है, ध्यान होना चाहिए कि धनावेश के लिए जो शक्ति रेखाएं होती हैं या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो उससे दूर होती है, आवेश से दूर होती है। जहां आप ज्ञात कर रहे हो, हम यहाँ इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, यानी इससे दूर इधर बना दें तो जो ई की दिशा होगी वो इधर आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात। फिर दूसरी चर्चा करते हैं। अब मैं माइनस क्यू के कारण बात कर रहा हूं, यानी ये जो -3 माइक्रोकुलाम इसकी वजह से देखेंगे। तो जब इस -3 माइक्रोकुलाम की वजह से देखोगे तो इस बी पर देख रहे हो यहाँ माइनस है ना, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा बताओ, ईमानदारी की बात है। तो ईमानदारी की बात है, बिल्कुल खींचेगा, क्योंकि इसकी जो दिशा है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है। तो भैया ऋण आवेश के लिए ईबी, तो आप ये देखो दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो दोनों जुड़ जाएगी, फाइनल आंसर निकालेंगे। पहले ई निकालते हैं अपन, है ना। तो +3 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ई सूत्र लिख देते हैं एक बार, पहली बार तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r वर्ग। ठीक है, मान रखा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। और जो आवेश आपको दिया गया है वो दिया गया है 3 माइक्रोकुलाम। जो QA वाला आवेश है आपके पास है 3 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 10 की घात -6 कुलाम हो जाएगा। माइक्रो में 10 की घात -6, तो रख दो भैया, यहां हो जाएगा आवेश 3 गुणा 10 की घात -6। और आर की बात करो, दूरी की बात करो, तो दूरी हमारे पास है 10 की घात -1, तो 10 की घात -1 का वर्ग। देखना बहुत सरल है। अब 9 गुणित, अब ये हो गया 3 गुणित, अब 10 की घात 9, ये ऊपर 10 की घात -6, इसका वर्ग करेंगे 10 की घात -2, और ऊपर आएगा तो 10 की घात +2। अब 9 तिया 27 गुणित, अब 10 की घात 9 धन 2 -6, आधार समान गुणे में घाते जुड़ गई, 11 -6 कितना हो गया 5। 27 गुणित 10 की घात 5, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2.7 गुणित 10 की घात, क्या आएगा भाई, न्यूटन प्रति कूलम। आप चाहें तो दिशा लिखें, तो दिशा क्या है इसकी, तो दिशा एओ है, तो एओ दिशा। फिर अगला जो आवेश है, यानी कि जो -3 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदुओं पर विद्युत शक्ति तीव्रता, अब हम निकालेंगे कि भाई -3 माइक्रोकुलाम के कारण, तो -3 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बच्चे इसमें अगर निकालें, ए बी निकालेंगे, तो मान तो वही है सारा भाई, बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पूरा ये का यही है ना। तो अगर आप मान रख के भी हल करेंगे तो भी यही आना है, तो रख दें भले मान अपन, ठीक है, पर हल उत्तर तो वही होना है, 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू का मान कितना है, 3 माइक्रोकुलाम, 3 गुणा 10 की घात -6, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -1 का वर्ग। आप चाहे तो उसी प्रकार से दोबारा हल करें, अपना दिमाग को पचाएं, नहीं तो डायरेक्ट लिख दें, 2.7 गुणा 10 की घात कितना आया था 6 न्यूटन पर कूलम। पर हाँ, यहाँ एक चीज अलग होगी, इसकी दिशा भी, इसकी दिशा ओ से बी की तरफ, ओ बी, तो ओ बी दिशा में, यहां हमने दिशा हो गई थी हमारी एओ दिशा में, ओ बी दिशा में। देखो अब दोनों ही की दिशा एक तरफ है, और जब दोनों ही की दिशा एक तरफ है तो जब आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बच्चे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने, दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ दो, तो E बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। तो एक है 2.7 गुणा 10 की घात 6, और दूसरा भी यही है 2.7 गुणा 10 की घात 6, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 5.4, है ना। 2.7 और 2.7 कितना हो गया 5.4 गुणित 10 की घात 6,
कितना बढ़िया मामला है, न्यूटन प्रति कूलम, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रश्न हो गया आपका, है ना। फाइनल दिशा अगर आप लिखना चाहें तो ए से बी की ओर, ए बी दिशा में, क्योंकि फाइनली अपन दोनों जुड़ के दिशा इधर है ना, ये फाइनल वाली दिशा आपकी इधर है, तो टोटल अपन ने लिख दिया ए बी दिशा में। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि यहाँ पर फिर आपको एक परीक्षण आवेश दे दिया 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम का। ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा गया है। ये परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करता है? तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब अपने को कभी भी परीक्षण आवेश जब दे दिया जाए, जब हमें परीक्षण आवेश दे दिया जाए और आपको क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र निकालना हो, भाई आपको दे दिया यहाँ पर परीक्षण आवेश क्या दे दिया 1.5 गुणित 10 की घात -9। तो परीक्षण आवेश हमारे पास दिया है 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलम। ठीक, अब ये वाली मामला हो गया। इस पर क्या चाहिए आपको? बल चाहिए। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर Q नॉट ई। विद्युत क्षेत्र में अगर बल निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि आपको परीक्षण आवेश दे दिया था 1.5 गुणा 10 की घात -9, और ई बेटा आप लोग अभी हल निकाल लिया आपने, ये रहा 5.4 गुणा 10 की घात 6। तो 5.4 गुणा 10 की घात 6। अब 15 का गुणा कर दो इसमें, 15 चौक 60 हासिल का 6, 15 5 75 और 6 81, और 2 दशमलव इधर लग जाएगी। 10 की घात कितनी हो जाएगी? -9 + 6, तो कितना आया बेटा? 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। ये आ गया परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत सरल था। तो कुछ भी नहीं था भैया, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक दो कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए। एक तो विद्युत शक्ति तीव्रता अपने को पता होना चाहिए सूत्र, एक ये पता होना चाहिए कि धनावेश के लिए विद्युत शक्ति दिशा बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के लिए विद्युत शक्ति दिशा अंदर की ओर होती है। और अगर विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश हो और आपके पास विद्युत क्षेत्र हो तो F बराबर Q नॉट ही लगाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, सब चीजें हो जाती है फिर। अब बात करें अगले सवाल की। किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम, QB बराबर -2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम, बिंदु A पर 0 -15 सेंटीमीटर, बिंदु B 0 +15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, करते हैं इसको। देखिए हमारे पास भाई अपन ऐसा बना लेते हैं, 3 अक्ष हैं, XYZ बना लेते हैं अपन। ये अपनी, ये X हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, और ये आपका Z हो गया, Z अक्ष। ठीक, अब आपका जो पहला आवेश रखा है QA वाला, वो कहाँ बैठा हुआ है? आपको ये पता है कि ये जो QA आवेश है ये 0 -15 पे रखा हुआ है, यानी ये निश्चित तौर पर यहाँ कहीं रखा हुआ है। इधर -15 अगर मान के चलें तो जो बिंदु है आपका वो है 0 -15, और QA कितना है आपका? तो QA आपका हो गया 2.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम। फिर दूसरा आवेश कहाँ रखा है? QB, तो QB आपका यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, ये QB हो गया आपका -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक, और बिंदु क्या है? 0 0 +15, ये अपने को आता है। हाँ ठीक है, अब यानी कि ये यहां से इस केंद्र से इधर तक की -15 है और ये 15 है, तो टोटल कुल दूरी कितनी हो गई, है ना? दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो तो हो गई 15 और 15 30 सेंटीमीटर। अब पहले तो आपको प्रश्न में क्या पूछा कि निकाय का कुल आवेश, तो पहले कुल आवेश की चर्चा कर ले। निकाय का कुल आवेश, तो कुल आवेश, एक आवेश है आपका +2.5 गुणा 10 की घात -7 और एक -2.5 गुणा 10 की घात +2.5 गुणा 10 की घात -7, और दूसरा है -2.5 गुणा 10 की घात -7। एक प्लस एक माइनस, टोटल 0। इसमें तो आपको कुछ सोचने की, समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। हाँ, दूसरे वाले को थोड़ा समझ लेते हैं। अब ये जो है ये +15 है, यानी कि इस वाली को जो अपने पास द्विध्रुव होता है उसमें अपन इसको A और इसको A मिलाकर फिर अपन इसको क्या ले लेते हैं? 2A ले लेते हैं। तो
क्योंकि एक धन है देखो और एक ऋण है और बहुत कम दूरी पर है, दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो द्विध्रुव की लंबाई, भाई द्विध्रुव की लंबाई एक भुजा आपकी ओ से ए तक की जो है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर की, तो टोटल दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, तो ये हो गया आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और आप सेंटीमीटर को क्या करिएगा मीटर में बदलिएगा, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब क्या निकालना था आपको, द्विध्रुव की लंबाई भी आ गई आपके पास, अब आपको चाहिए द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है वो हमने पढ़ रखा है P = Q इंटू 2A। Q हमारा कितना, Q हमारा हो गया 2.5 गुणा 10⁻⁻7, 2.5 गुणा 10⁻⁻7 गुणित 2 यानी एक की जगह कितना आ गया 30 गुणा 10⁻⁻2। हल कर लो भैया, और कुछ भी नहीं है, 3 का गुणा कर देना इसमें, 15 × 75 7.5। अब इधर हो गया 10⁻⁻7, एक 10 का 0 ये वाला और ये -2, टोटल कितना हो गया -9 + 1 8 -8, तो 7.5 गुणा 10⁻⁸ और मात्रक हो गया इसका कूलाम मीटर। बोलो क्लियर, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी मुझे विश्वास। ठीक, अगला सवाल है कि 4 गुणा 10⁻⁹ कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव है जो 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो है P = 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। आपको विद्युत क्षेत्र दिया गया है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण दिया गया है 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, और जो कोण दिया है आपका वो दिया गया है 30 डिग्री। अब द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण चाहिए, आपको चाहिए बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण P बराबर होता है टाउ बराबर PE sin थीटा है, माफी चाहता हूं, टाउ बराबर हमारा सूत्र है PE sin थीटा। ये बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र हमें याद है। तो P का मान है हमारे पास 4 गुणा 10⁻⁹, E का मान है 5 गुणा 10⁴, और ये हो गया sin 30। अब 4 × 5 अपन इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेते हैं कि भाई 4 × 5 है ना, जमा के लिख रहे और कुछ भी नहीं कर रहे, 4 × 5। अब 10⁻⁹ और क्या बच गया 10⁴, और जो sin 30 का मान होता है वो होता है 1/2, इससे कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4। अब कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 × 10⁻⁹ 10⁴, आधार समान गुणे में घातें जुड़ गई, 10⁻1 - 9 धन 4, तो कितना हो गया 5 5 - 9 यानी 10⁻⁴। क्या निकाला आपने, द्विध्रुव आघूर्ण न्यूटन मीटर। ये बहुत आसानी से आपने निकाल लिया प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आगे भी इससे जो आगे के प्रश्न हैं उनका भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।